नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 10 जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन संस्थान पार्ट 1 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 10 पहले खंड का 10वां अध्याय उत्सर्जन तंत्र यानी उत्सर्जन संस्थान। पहला टॉपिक हमारे शरीर के वर्ज्य पदार्थ या विकार, वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारा शरीर एक इंजन जैसा है और इंजन जैसी ही शक्ति प्राप्त करने के लिए इसे ईंधन यानी फ्यूल की आवश्यकता होती है। ईंधन के जलने के उपरांत जैसे इंजन में राख, दूषित गैसें आदि उत्पन्न होती हैं और इन दूषित पदार्थों के जमा होने से इंजन की कार्य क्षमता घट जाती है तथा अधिक वृद्धि होने से इंजन अपना काम बंद कर देता है। वैसे ही शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए भी भोजन के रूप में ईंधन की आवश्यकता पड़ती है तथा हमारे शरीर में भी विकारों के जमा होने से इसकी कार्य क्षमता घट जाती है। शरीर में विकारों की मात्रा में अधिक वृद्धि होने से भी यह काम करना बंद कर देता है। इंजन जैसे ही जीवों में भी विकारों के जमा होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और आगे पॉइंट है वर्ज्य पदार्थ या विकार, वेस्ट मैटर। वेस्ट मैटर क्या होता है? भोजन के रूप में जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उनके पच जाने के उपरांत उनका सार पदार्थ छोटी आंत की भीतरी झिल्ली द्वारा शोषित होकर रक्त में मिल जाता है और भोजन का अवशिष्ट भाग ठोस मल के रूप में बाहर निकल जाता है। भोजन के पचे हुए पदार्थ रक्त में मिलकर रक्त परिवहन द्वारा शरीर की असंख्य कोशिकाओं को प्राप्त होते हैं। कोशिकाओं के अंतर्गत जटिल रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऊतकों को शक्ति प्राप्त होती है और विकार के रूप में गर्मी, जल और अन्य बेकार पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन्हें हम वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। अब वर्ज्य पदार्थों के प्रकार। वर्ज्य पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, पित्त इत्यादि प्रमुख हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा तथा रक्त के अतिरिक्त जल का कुल अंश रक्त द्वारा फेफड़ों में पहुंचते हैं और वहां से ये प्रश्वास द्वारा निकलकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। और अब अगला पॉइंट है प्रोटीन जातीय विकार। प्रोटीन जातीय पचे हुए पदार्थों के विघटन से यूरिया, यूरिक अम्ल आदि वर्ज्य पदार्थ शरीर में उत्पन्न होते हैं। स्तनपायी जीवों में इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष प्रणाली है जिसमें वृक्क की प्रमुख भूमिका है। यह एक फिल्टर जैसा काम करता है। यह रक्त में घुले हुए यूरिया, यूरिक अम्ल और घुले हुए लवण जैसे विकारों को छानकर मूत्र के साथ बाहर निकाल देता है। उपर्युक्त घुलनशील विकारों का शरीर के ऊतकों से रक्त में और रक्त से उत्सर्जक अंगों से होकर शरीर के बाहर निकल जाना अत्यंत आवश्यक है। ऊतकों में इनके संचित होने से ऊतक निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसकी विशेष प्रक्रिया से दम घुटने लगता है। ऊतकों में यूरिया, यूरिक अम्ल आदि के संचित होने से वे भोजन या ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाते। यथा समय विकारों के मुक्त नहीं होने से ज्वर, बेचैनी, मूर्छा आदि यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। वृक्कों की खराबी के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के अम्लों और लवणों के एकत्र होने से शरीर की अवस्था और विषम हो जाती है। शरीर के तंतुओं में रक्त संचित होने लगता है। फलतः जल की अधिकता से शरीर के विभिन्न भागों विशेषकर हाथ पैरों में सूजन होने लगती है। और अगला टॉपिक है उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम।
इन अदृश्य विकारों को रक्त से अलग करने के लिए हमारे शरीर में विशेष अवयव विद्यमान हैं। वे अवयव विकारों को रक्त से अलग कर उन्हें विभिन्न प्रणालियों द्वारा शरीर के बाहर निकाल देते हैं। अंगों के ऐसे समूह को हम उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंगों में फेफड़ों और यकृत का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। फेफड़ों द्वारा गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, अतिरिक्त ऊष्मा और जल वाष्प किस प्रकार बाहर निकल कर आते हैं, यह हम जान चुके हैं। साथ ही द्रव के रूप में पित्त वृक्क द्वारा किस प्रकार निकाल दिया जाता है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। अन्य ठोस विकारों में यकृत तथा पेशियों द्वारा सृजित यूरिया, साधारण लवण आदि प्रमुख हैं, जो वृक्क द्वारा मूत्र में घुलकर शरीर के बाहर निकल जाते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में हम वृक्क और त्वचा का अध्ययन करेंगे। अब हम जानेंगे वृक्क के बारे में। वृक्क यानी किडनी, KIDNEY। इसके इंट्रोडक्शन, परिचय पहले देंगे। साधारण बोलचाल में हम वृक्क को गुर्दा कहते हैं। वृक्क एक प्रकार की प्रणाली युक्त ग्रंथि है। इसका स्राव मूत्र है। रक्त से मूत्र के रूप में विकारों को अलग करना इसका प्रधान कार्य है। इसके निष्क्रिय होने पर शरीर के विभिन्न भागों में जल जमा हो जाता है, जिससे विशेष रूप से हाथ, पैर, घुटने तथा पेट में सूजन होने लगती है और अंत में हृदय की गति के रुकने से मृत्यु हो जाती है। इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर, वृक्क की आकृति एक बड़े सेम के बीज जैसी होती है, लेकिन वृक्क उसके जैसा छोटा नहीं है। आकार में यह एक बंद मुट्ठी के बराबर, करीब 11 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसकी तौल पुरुषों में 150 ग्राम और औरतों में 135 ग्राम के लगभग होती है। इसकी दोनों पीठें उभरी रहती हैं। साथ ही इसका बाहरी किनारा, आउटर बॉर्डर जो है वो उभरा हुआ होता है, कन्वेक्स पोजीशन में होता है। लेकिन भीतरी किनारा जो इनर बॉर्डर है वो कुछ नतोदर रहता है, कनकेव रहता है। तो जो उभरा होता है उसको कन्वेक्स बोलते हैं, CONVEX, और जो थोड़ा सा गहराई में होता है उसको कनकेव, CONCAVE। तो जो ये नतोदर भाग है, कनकेव भाग है, ये वृक्क का मुंह कहलाता है। मुंह रीढ़ की और रहता है और वृक्क एक प्रकार की झिल्ली से आवेष्टित रहता है। इसकी झिल्ली को हटाने से यह भूरे लाल रंग का दिखाई पड़ता है। शरीर की ग्रंथियों में वृक्क जो है वो सबसे अधिक सक्रिय है। वास्तव में यह असंख्य मूत्रवाहक सूक्ष्म नलियों, यूरिनिफेरस ट्यूबुलस से बना होता है। ये नलियां इतनी सूक्ष्म हैं कि इन्हें सामान्यतया खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है। ये नलियां वृक्क कोशिकाओं, रेनल सेल्स द्वारा निर्मित हैं। इन कोशिकाओं की विशेषता यह है कि ये रक्त कोशिकाओं से मूत्र को अलग कर लेती हैं। इस प्रकार रक्त में मिले जो अवयव होते हैं वो इससे अलग हो जाते हैं। और इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। लोकेशन इसकी क्या होती है। वृक्क संख्या में 2 हैं। इनमें एक रीढ़ की हड्डी के दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर स्थित है। ये उदर में वक्षस्थल की अंतिम पसलियों के सामने पीठ की तरफ अवस्थित हैं। इनके चारों ओर, विशेषकर पीछे की तरफ, काफी चर्बी होती है। चर्बी के आवरण द्वारा ये सुरक्षित रहते हैं। बाएं वृक्क की अपेक्षा दायां वृक्क कुछ नीचे रहता है। शायद यकृत की जो उपस्थिति है उसके कारण ही ऐसा हुआ है। प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक एक ग्रंथि है जिसे उपवृक्क कहते हैं। वृक्क की स्थिति, आकार आदि विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। सभी पुरुषों में वृक्क की स्थिति भी एक जैसी नहीं है। और अब वृक्क रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन ऑफ किडनी। प्रत्येक वृक्क में मुंह के पास से 3 नलियां लगी होती हैं। एक नली जिसके द्वारा रक्त वृक्क में आता है, वृक्क धमनी, रेनल आर्टरी कहते हैं इसे, और दूसरी नली जिसके द्वारा रक्त वृक्क से बाहर निकलता है, इसे वृक्क नली कहते हैं, रेनल वेन कहते हैं, और तीसरी नली जिसके द्वारा मूत्र मूत्राशय में जाता है उसको मूत्र नली, यूरेटर कहते हैं। और इसके बाद वृक्कों के कार्य, फंक्शंस ऑफ किडनी। उपर्युक्त विवरणों से हमें वृक्कों के कार्यों का आभास मिल जाता है।
वास्तव में वृक्क एक प्रकार का फिल्टर है, छाना है। ये वृक्कों का काम मुख्यतः रक्त में मिले हुए विकारों को अलग करना है। ये विकार क्या है, इनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। विकारों में यूरिया, यूरिया अम्ल, साधारण लवण, अन्य अकार्बनिक स्राव आदि प्रधान हैं। ये विकार अतिरिक्त जल में घुलकर मूत्र के रूप में वृक्कों से छन छन कर मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में हमेशा टपकते रहते हैं। अगला टॉपिक है मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर। वृक्कों में छना हुआ मूत्र मूत्राशय में इकट्ठा होता है। मूत्राशय एक प्रकार की मांसपेशियों द्वारा निर्मित कुछ तिकोना सा मजबूत थैला है। मूत्र नहीं रहने पर इसकी दीवारें आपस में मिली रहती हैं। इसमें मौजूद मूत्र की मात्रा के अनुसार इसके आकार में परिवर्तन होता रहता है। मूत्र के अधिक भरने पर यह इतना फैल जाता है कि इसका ऊपरी किनारा नाभि के पास पहुंच जाता है। इसमें रक्त केशिकाएं और तंत्रिकाएं जाल सी फैली होती हैं। स्वभावतः किसी वयस्क मानव के मूत्राशय में 0.56 लीटर 1 पॉइंट मूत्र समा सकता है। मूत्र नलियों यूरेटर्स द्वारा इसका लगाव वृक्कों से है। इन नलियों द्वारा मूत्र हमेशा मूत्राशय में टपकता रहता है। इसके निम्न भाग में भी एक छिद्र रहता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। यह प्रायः हमेशा बंद रहता है। और अब मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग गोलाकार संकोची पेशी स्फिंक्टर मसल्स का बना होता है। साधारणतः यह तनाव की अवस्था में रहता है। फलतः छिद्र हमेशा बंद रहता है जिससे मूत्र मार्ग द्वारा हमेशा टपकता नहीं रहता। मूत्राशय में मूत्र के भर जाने पर स्वतः एक तंत्रिक्रिय प्रक्रिया होती है जिसमें कटी संगम से मूत्राशय द्वार की संकोची पेशी की एक उत्तेजना प्राप्त होती है। अतः यह ढीली हो जाती है। फलतः मूत्र मार्ग का द्वार खुल जाता है और मूत्र बाहर निकल जाता है। और अगला टॉपिक है चर्म तंत्र क्यूटेनियस सिस्टम CUTANEOUS क्यूटेनियस सिस्टम। इसमें चर्म तंत्र शरीर में उत्पन्न हुए घुलनशील विकारों का अधिकतर भाग कार्बन डाइऑक्साइड, ताप और कुछ जल फेफड़ों द्वारा प्रश्वास के साथ तथा नाइट्रोजन प्रधान घुलनशील विकार यूरिया, अतिरिक्त जल और कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक लवण वृक्कों द्वारा मूत्र के रूप में रक्त से अलग कर दिए जाते हैं। कुछ स्तनपायी जीवों में अतिरिक्त जल, ताप और कुछ अन्य घुलनशील विकारों को मुक्त करने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र है। इस तंत्र को धर्म तंत्र कहते हैं। और अब चर्म उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत जितने अंग हैं उनमें चर्म भी एक है। वृक्कों और चर्म में घनिष्ठ संबंध है तथा मूत्र और पसीने का निकलना तथा दोनों की मात्रा एक दूसरे पर निर्भर है। पसीना कम निकलने से मूत्र स्राव अधिक होता है। इसके विपरीत पसीना अधिक निकलने से मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। घुलनशील विकारों को मुक्त करने के अतिरिक्त चर्म के और भी कई प्रमुख कार्य हैं। प्रस्तुत प्रकरण में हम चर्म की बनावट तथा उसके कार्यों का विशेष अध्ययन करेंगे। और अब चर्म रचना। चर्म शरीर का ऊपरी आवरण है, लेकिन यह आवरण ऐसा नहीं है जैसा तकिए का गिलाफ। यह उससे कहीं अधिक उपयोगी है। इसका काम केवल पेशियों या शरीर के भीतरी अवयवों की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि इसके और भी अनेक उपयोगी काम हैं। इसकी बनावट पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि यह आच्छादित तंतुओं, रक्त केशिकाओं, तंत्रिकाओं, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों इत्यादि से निर्मित है। इसके विभिन्न भागों का संगठन, इसका विस्तार तथा इसके कामों को ध्यान में रखकर यदि हम इसे धर्म तंत्र नामक एक स्वतंत्र तंत्र की संज्ञा दें तो कोई अत्युक्ति न होगी। और अब अगला टॉपिक है चर्म के भेद। चर्म मुख्यतः दो मुख्य तहों द्वारा निर्मित है। क बाह्य चर्म एपिडर्मिस और ख आभ्यंतर चर्म डर्मिस। यद्यपि चर्म की बनावट और इसके विभिन्न भागों के कामों पर विचार करने पर पता चलता है, फिर भी कई तहों में इसे विभाजित कर सकते हैं। पर यहाँ मोटी मोटी दो मुख्य तहों
का वर्णन करेंगे। क भाग बाह्य चर्म एपिडर्मिस। चर्म की बाह्य परत एक पारदर्शी जल अभेद्य परत है। इसे बाह्य चर्म कहते हैं। जल अभेद्य होने के कारण कोई जलीय पदार्थ ना तो शरीर के भीतर प्रवेश कर पाता है, ना किसी वस्तु का रस ही इससे होकर बाहर निकल पाता है। अभेद्य परत के कारण ही हम विषैले पदार्थों को हाथ से छू सकते हैं और उन्हें छूने पर भी बचे रह जाते हैं, हमारी जान नहीं जाती। वस्तुतः यदि चर्म को अणुवीक्षण यंत्र द्वारा देखा जाए तो इसमें आच्छादक ऊतकों की कई परतें दिखाई पड़ेंगी। आच्छादक कोशिकाओं की एक परत के ऊपर उसकी दूसरी परत उसी प्रकार है जिस प्रकार किताब के एक पृष्ठ पर दूसरा पृष्ठ। कागज के पन्ने अपारदर्शक हैं, लेकिन उपचर्म की प्रत्येक परत पारदर्शक है। ऐसी ही कई पारदर्शक तहों से बाह्य चर्म निर्मित है। बाह्य चर्म की ऊपरी सतह सूखी, कड़ी, चिमड़ी और चपटी आच्छादक कोशिकाओं की बनी है। यह तह अपने से नीचे वाली तहों की सब प्रकार से रक्षा करती है। नीचे वाली तह जिन कोशिकाओं से बनी होती है वे अपेक्षाकृत कोमल है। उनकी वृद्धि और विभाजन दोनों लगातार होते रहते हैं। और अगला पॉइंट है चर्म स्तर। बाह्य चर्म की मोटाई सभी जगह एक समान नहीं है। तलवे और तलहटी का बाह्य चर्म अपेक्षाकृत अधिक मोटा परंतु ओष्ठ का बहुत पतला होता है। बाह्य चर्म की ऊपरी सतह कपड़ों आदि के व्यवहार या अन्य कई कारणों से घिसती रहती है। फलतः इनका विनाश हमेशा होता रहता है और इनकी जगह भीतरी कोमल आच्छादक कोशिकाएं पुनः कठोर, चिमड़ी, चपटी और सूखी हो जाती हैं। घर्षण के अलावा भी कोशिकाओं का विनाश और सूजन हमेशा स्वाभाविक रूप से आजीवन होता रहता है। इस प्रकार हमारे शरीर का बाह्य आवरण हमेशा बदलता रहता है, हम भले ही इसका अनुभव ना करें। और अब चर्म रंध्र। बाह्य चर्म को यदि विशालन कांच मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाए तो इसमें अनेक उभार दिखाई पड़ेंगे तथा नन्हे नन्हे असंख्य छिद्र मालूम पड़ेंगे। हम इन छिद्रों को रंध्र पोर्स कहते हैं। ध्यान रहे इन्हीं छिद्रों द्वारा पसीना हमारे शरीर के बाहर दृश्य या अदृश्य रूप में हमेशा निकलता रहता है। वस्तुतः प्रत्येक छिद्र एक एक स्वेद ग्रंथि की प्रणाली का मुंह है। ऐसी असंख्य स्वेद ग्रंथियां हमारे चर्म में हैं। बाह्य चर्म के सभी स्थानों में छिद्र एक से सघन नहीं है। प्रायः तलहटी और तलवों में ये अधिक सघन है। यहाँ प्रति वर्ग इंच 6.45 वर्ग सेंटीमीटर में इनकी संख्या लगभग 3000 है। शरीर के अन्य भागों में इनकी संख्या बहुत कम है। पैर, पीठ आदि में तो इनकी संख्या प्रति वर्ग इंच 500-600 से अधिक नहीं है। नन्हे नन्हे रंध्रों के अतिरिक्त उपचर्म में बाल भी लगे नजर आते हैं। वस्तुतः बाल, नख आदि बाह्य चर्म के कड़े भाग के ही परिवर्तित रूप हैं। हम यथास्थान इन पर विचार करेंगे। और अब चर्म का रंग। बाह्य चर्म के नीचे मध्य परत है। इसका अपना कोई रंग नहीं है। यह रंगहीन और पारदर्शी है। इस परत की कोशिकाएं अपेक्षाकृत अधिक बड़ी और कोमल हैं। इस परत के ऊपर वाली कोशिकाएं षटकोणीय होती हैं, जबकि भीतरी चौकोर तथा स्तंभाकार। अतः यह परत मुलायम लेकिन अपेक्षाकृत कम पारदर्शी है। इस परत के सबसे अंदर वाली कोश की तह में रंग के कण हैं, जिन्हें मेलानिन MELANIN मेलानिन कहा जाता है। इन्हीं रंग के कणों के कारण हमारा शरीर गोरा, श्याम, काला इत्यादि विभिन्न वर्णों का मालूम पड़ता है। बाह्य चर्म पारदर्शी है, अतः रंग वाली परत जैसी होती है हमारा चर्म वैसा ही दिखाई पड़ता है। और ख भाग आभ्यंतर चर्म डर्मिस DERMIS। बाह्य चर्म के नीचे आभ्यंतर चर्म यानी डर्मिस विद्यमान रहता है। इसकी बनावट चर्म मुख्यतः संयोजक तथा लचीले सक्रिय तंतुओं की एक मोटी तह है। इसके अंदर रक्त कोशिकाएं, लसिकाओं और तंत्रिका सूत्रों का सघन जाल बिछा हुआ है। इनके अतिरिक्त इसमें श्वेत ग्रंथियां हैं, जिनकी प्रणाली का। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें।
जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।